हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में जो हमने डिस्कस किया था वो क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना पड़ा। 1990s तक कोई नया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके नहीं आई थी सरकार, लेकिन 1991 के बाद क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ गई वो हमने डिस्कस किया था। उसके जो मेन कोर रीजंस तो है वो हमने डिस्कस किए थे कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया था, फॉरेन एक्सचेंजेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, दिक्कत थी। जस्ट 15 दिन तक का फॉरेन एक्सचेंजेस भी हमारे पास लिमिटेड लेवल पे था। ऑल दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी डिस्कस। ओके, नाउ The next point is new economic policy जो जब introduced हुआ। Okay, तो new economic policy में सबसे पहले कंट्री में अगर फिजिकल डेफिसिट जो है वो हाई लेवल पे चला जा रहा है, इफ वी डोंट कर्ब दिस, अगर ये रोका नहीं जाएगा तो डेट जो है वो लिप्स एंड बाउंड्स बढ़ता जाता है। समझ पाया? अगर ये डेट जो है वो लिप्स एंड बाउंड्स बढ़ता जाएगा तो फिर क्या कि इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट फ्रॉम वर्स्ट हो जाती है। समझ में आया? एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपने देखा भी होगा बहुत सारे कंट्रीज का, वेनेजुएला का वगैरह बहुत सारे कंट्रीज जो है वो प्रॉब्लम्स में आ जाता है, श्रीलंका जैसा। एंड हमारे जो ट्रेड के जो जहाँ से सेंटर जहाँ से बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मिलता है वो पड़ोसी देश जो है वो उसके ऊपर पोजीशन में लेता है। सो लाइकवाइज हमें सबसे पहले क्या किया कि भाई एक वर्ल्ड बैंक जो है वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के IBRD के नाम से पहले जानी जाती थी, उसके बाद जो है वो वर्ल्ड बैंक का नाम पड़ा चेंज किया। एंड उन्होंने $7 बिलियन का लोन जो है हमें दिया था। अब ये $7 बिलियन जो है $7 बिलियन का अगर आप लोन तो ले लेते हो, चलो समझ में आया, लेकिन इसको रिपे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज द मेन पॉइंट। और वो प्रॉपर्ली रिपे करके वी वांट टू डेवलप इकोनॉमिकली, वी वांट टू अचीव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, and which is why the reforms were most important to change. Is that clear? सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक एजर्सन रीजन जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आपको से फॉर एग्जांपल ऐसा एजर्सन रीजन पूछा जाए, एजर्सन ए इंडिया चेंज economic reforms because the loan which we borrowed can't channelized in a right way without changing economic reforms. Reason before 1991 policies and rules were rigid, which couldn't support
economic growth and to support economic growth, reforms change. ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ओके तो आंसर होगा ए। समझ में आया? बहुत बार क्या है कि स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे भी गलती कर देते हैं पूरा का पूरा समझने में। तो यू जस्ट इमेजिन कि ये जो $7 बिलियन का लोन हमने लिया है, $7 बिलियन का लोन लेके अब अगर हम रिफॉर्म्स में चेंज नहीं करेंगे, रिजिड पॉलिसी रखेंगे, ओके, तो तुम पैसा चैनलाइज कहां पे करोगे? And if you are not going to channelize the money in a right and proper way, then after how we will be able to repay that debt? ये तो सिचुएशन क्या होगा कि ये तो वर्स्ट में से वर्स्ट होने की सिचुएशन हो जाएगी। समझ में आया? That is why it was compulsory to change the policies, and which is why economic reforms were implemented. Is that clear? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1981 में इंप्लीमेंट हुआ। उसमें सबसे पहले जो है वो स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स जो है वो लिए थे। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स उसमें जनरली क्या है कि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है। दीज आर द शॉर्ट टर्म मेजर्स। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हो कि जिसका हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिले अभी के अभी। समझ में आया? सो दैट इज व्हाई ये स्टेबलाइजेशन मेजर्स है। तब स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स में खास करके बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एडवर्स था उसको टर्न करके हाउ वी कैन कंट्रोल द एडवर्स बीओपी सिचुएशन। समझ में आया? एडवर्स बीओपी सिचुएशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो एक स्टेबलाइजर जिससे इकोनॉमी स्टेबल हो। देन आफ्टर हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये जो है ये मेजर है। समझ में आया? तो ये शॉर्ट टर्म मेजर में स्टेबल, जैसे इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। समझ में आया? हाई फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, हाई फ्लक्चुएशंस को एक तरफ रख के इकोनॉमी को स्टेबल करना है। समझ में आया? देन आफ्टर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। अब ये जो स्ट्रक्चरल जो है ना, स्ट्रक्चरल में कौन कौन से आते हैं? बहुत सारे। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। दिस इज द लॉन्ग टर्म मेजर्स। अब इसमें आप इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करना है। से फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज आती है। समझ में आया? इकोनॉमिक पॉलिसीज में टेक्नोलॉजी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। समझ में आया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब पॉलिसी इसमें आती है। 8 से 9 पॉलिसीज जो है वो इसमें आती है। समझ में आया? इकोनॉमिक पॉलिसीज में। तो ये जो है इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म जो है वो लेना है। दैट इज व्हाई यहाँ पे रिफॉर्म्स में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में सर
ये बाई नेक्स्ट नहीं होगा, लेकिन अभी से चेंज करेंगे तो इमीडिएटली बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड हमें ये ट्रस्ट को देना पड़ेगा ना वहाँ पे वर्ल्ड बैंक को कि भाई अब आपने पैसा दिया है, we will be able to repay your debt after some particular years. Why? Once we are taking the right economic decisions, तो आपको भी ट्रस्ट होगा कि आपने दिया हुआ पैसा जो है राइट वे पे चैनलाइज हो रहा है इकोनॉमी में। लाइकवाइज, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये जो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स जो है उसमें लॉन्ग टर्म में एक तो ये पॉलिसी वगैरह चेंज करके हमने सबसे पहले क्या कि जो रिजिड पॉलिसीज थी, तो रिजिड पॉलिसीज को क्या करना पड़ा, लिबरल करना पड़ा। इसकी वजह से यहाँ पे लिबरलाइजेशन, समझ में, लिबरलाइजेशन। उसके बाद जो है alone government cannot control everything. Alone government cannot achieve economic growth. Alone government cannot achieve overall supply. That is why यहाँ पे private company को enter किया. That is why यहाँ पे privatization. समझ में आया? और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी दोनों मिलके भी पूरे कंट्री को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पूरे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों साथ में रहकर भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी थी। जितना पॉपुलेशन था उसकी कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे? ग्लोबलाइजेशन वाज ओनली द सॉल्यूशन। दैट इज व्हाई यहां पे ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया? ये चैप्टर का नाम जो है एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीन जो है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में इसके ऊपर फोकस किया और इस हिसाब से पूरा का पूरा पॉलिसी चेंज किया। और रिफॉर्म्स का मीनिंग किया ड्रास्टिक चेंज इन द पॉलिसीज। ओके, तो वो कौन से ड्रास्टिक चेंजेस थे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। चलो, अब सबसे पहले जो है वो लिबरलाइजेशन। Liberalization means what? As I explain you right now, liberalization means removal of unnecessary restrictions in the policies which create obstacles. जो obstacle create करते हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो इकोनॉमी में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, ग्रोथ अचीव नहीं करने देते, इट हिंडर द इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आया? जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं होगा एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। मींस की पॉलिसी ऐसी है एंड व्हिच इज व्हाई द मेनी एंटरप्रेन्योर्स वर नॉट रेडी टू टेक राइट इनिशिएटिव। इज दैट क्लियर? एंड बहुत सारे लोग जैसा बोलते हैं कि धंधा नहीं करना चाहिए, जॉब ही करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं होगा। समझ में? सो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो थे, तो इसको लिबरल करने की बात थी। ओके, सो दैट इज व्हाई लिबरलाइजेशन, जो रिजिड रूल्स रेगुलेशंस है उसको लिबरल कर देना। समझ में आया? तो सबसे पहले देखो, लिबरलाइजेशन में एक इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स है, फिस्कल रिफॉर्म्स है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है। तो सबसे लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल पॉलिसीज। समझ में आया? ये तीन जो है ना ये मेन है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में बैंक वगैरह आएगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज जो है उनका जो परमिशन देते हैं उसमें आएगा। समझ में आया? फिर फिस्कल पॉलिसी के बाद ये सब तो करेंगे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन किया तो ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, एंड उसके बाद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये पांच जो है, पांच मेन है लिबरलाइजेशन। इज दैट क्लियर? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्यों?
ग्लोबलाइजेशन है इसलिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्यों? क्योंकि जो भी पैसा लिया है वो इंडस्ट्री को उधार देंगे, उन इंडस्ट्री को लोन के तौर पर देंगे, तभी इंडस्ट्री जो ग्रो करेगी। इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए प्राइवेटाइजेशन को एंटर किया, समझ में, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंक होगी तब जाके ये सब होगा ना, क्योंकि पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही थी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत ही कम अकाउंट्स थे, अकाउंट होल्डर भी कम थे, समझ में आया? तो बाय कीपिंग दैट इन व्यू प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी। एंड उसके बाद फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स की। हर साल जो है वो जो टैक्स में जिस तरह से इनकम टैक्स में वगैरह में लिबरल करने पड़ते हैं रूल्स रेगुलेशंस, छूट छाट देनी पड़ती है इंडस्ट्रीज को टैक्स में वगैरह में, ताकि जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो टैक्स पे कर सके। ऐसा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए ये सब जो है वो पॉलिसी चेंज किया। नेक्स्ट, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। First is abolition of industrial licensing. Yes. Abolition of industrial licensing. इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, कोई भी धंधा स्टार्ट करना हो, आपको क्या करना पड़ता है? लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंस की जो प्रोसीजर थी, दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर वाज टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। समझ में आया? बहुत सारे नॉर्म्स थे कि आपको जो है वो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो तभी आपको इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस मिलेगा, समझ में आया? एंट्री नहीं मिलेगी। वो गुरु पिक्चर में धीरूभाई अंबानी की लाइफ स्टोरी का जो मूवी है वो आप देख लेना, उसमें पूरा का पूरा दिखाया है। एंड स्टार्ट करने के लिए तो ओके लाइसेंस, पर कंटिन्यू एंड एक्सपेंशन करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, उसके लिए भी परमिशन चाहिए। इफ द पर्टिकुलर बिजनेसमैन इज इंकरिंग लॉस, still without taking permission they cannot shut down the unit. लॉस में ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा until and unless they are not going to give you the license to close down. समझ में आया? तो ये सब जो है ये पॉलिसी है ना बकवास थी, समझ में आया? तो वहां से क्या किया? एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइजेशन हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, समझ में आया? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कब करेंगे? Only when the rigid rules will be removed with the liberal policies. Rigid rules will be removed with the liberal policies. And likewise industries जो है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो एंटर होना शुरू होंगे। And likewise industrialization जो है वो भी अचीव होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया? मैक्सिमम पॉसिबल इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया कि भाई आपको टीडीएस प्रोसीजर में से आपको जो है वो हम स्किप कर देते हैं, आपको टीडीएस प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे कि जो है हाजार्डस केमिकल, देन सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, then after some particular defense, some particular goods like chemicals, hazardous chemical, cigarettes, then after alcohol, ये सब इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। इन सब में क्या है कि लाइसेंस देना, परमिशन, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, समझ में है? इसके सिवा पॉसिबल नहीं है। फिर क्रैकर्स, यस,
कोई बोले कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया तो चलो मैं पटाखे की फैक्ट्री डाल दूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं था, समझ में आया। कोई सोचे चलो कोई बात नहीं, अल्कोहल दारू की फैक्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, पीने वाले तो बहुत सारे हैं, चलेगा, हमारा धंधा चलेगा, पॉसिबल नहीं है, समझ में आया। सो लाइकवाइज नेक्स्ट पॉइंट इज decrease in the role of public sector. अब पब्लिक सेक्टर अलोन 1991 से पहले क्या था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सब कुछ हैंडल करते थे, समझ में है, गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाज नॉट अलोन कैन कंट्रोल द होल इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी को जीतना चाहिए, वो सब पूरा का पूरा सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चरिंग करना पॉसिबल नहीं था। दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को वेलकम किया, समझ में, मींस कि प्राइवेट सेक्टर को ऐसे ऐसे एरिया में एंट्री देना शुरू किया कि भाई आओ आप भी हाथ मिला सकते हो, समझ में आया। तो उसमें पब्लिक सेक्टर में क्या किया कि सम पर्टिकुलर सेक्टर को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर को एंटर होना था। कौन से सेक्टर को? एक तो देखो इंडियन रेलवे, वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा, समझ में आया। डिफेंस वो सरकार ने अपने हाथ में रखा, समझ में आया। देन आफ्टर पेट्रोकेमिकल्स, उसमें ये रिलायंस जो है, रिलायंस के नॉर्म्स, रिलायंस एसआर के पूरे अलग है, उसका तुम यहाँ पे नहीं बोल सकते, वो रिलायंस और एसआर का तो पूरा अलग है। मींस कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देन आईओसी, ओके, ये सब भारत पेट्रोलियम, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है। फिर ओएनजीसी, नवरत्न जो पब्लिक सेक्टर नवरत्न, इन सबको मिला के जो है वो सरकार ने दूसरी जगह पे पब्लिक सेक्टर को एंट्री दे दी, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दिया, बैंक में दिया, पावर जनरेशन में दिया, समझ में आया, एजुकेशन में दिया, हॉस्पिटल्स में दिया था। पहले सिर्फ टाटा हॉस्पिटल थी, उसके बाद प्राइवेट कंपनीज को भी परमिशन दिया कि भाई आप हॉस्पिटल में भी एंटर हो जाओ। सो लाइकवाइज क्या है कि सम पर्टिकुलर एरिया, एक्सेप्ट सम पर्टिकुलर एरिया, एवरीवेयर द प्राइवेट सेक्टर कैन एंटर, जिससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर को जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी को लेके वो डायरेक्टली एंटर हो पाएंगे। 1981 के बाद यहाँ पे जो है वो चेंजेस में, ये बुक में कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स की बुक में नहीं लिखा है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उसमें इतना बड़ा बदलाव आया था सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट को देख के। ग्लोबलाइजेशन को देख के बहुत सारे इंडस्ट्री में भी चेंज हुआ है, बहुत सारे नए नए सेक्टर्स डेवलप हुए हैं। आईटी सेक्टर ग्लोबलाइजेशन की देन है, लाइफ इंश्योरेंस ग्लोबलाइजेशन की देन है। पहले एक ही कंपनी थी LIC, 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन के बाद 20 कंपनी लाइफ इंश्योरेंस में एंटर हो गई, समझ में आया। जिससे क्या कि कंपटीशन इंक्रीज हुआ, लोगों को कंपटीशन से डर लगता था, लेकिन कंपटीशन से क्या हुआ, इंप्रूवमेंट आया, समझ में आया। नेक्स्ट इज डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Reservation for small scale industries। पहले क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे प्रोडक्ट्स, ओके। अब तो क्या किया, डी रिजर्वेशन कर दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एंटर कर दिया, जिससे क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो सकते हैं, समझ में आया। तो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से स्टार्ट कर सकते हैं।
देन आफ्टर इसका लिमिट जो है ना वो 5 करोड़ तक कर दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, जिससे बहुत सारे बेनिफिट मिले। जो रिलीफ, टैक्स रिलीफ देना हो सरकार को, तो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टैक्स रिलीफ देंगे ना। अदरवाइज 1-1 करोड़ का या 50-50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे कि हमें आप टैक्स रिलीफ दो, तो सरकार को भी नहीं पड़ोड़ेगा, उनको भी नहीं पड़ोड़ेगा, क्योंकि वो इतने टैक्स तो देते नहीं। समझ में आता? तो सरकार कब टैक्स रिलीफ देगी? जब सरकार को टैक्स मिलेगा। सरकार को टैक्स कब मिलेगा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तब। समझ में आया? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की लिमिट जो है वो इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी बाय डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई। डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई मींस व्हाट? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एंट्री दिया। पहले रिजर्व था कि इतने ही प्रोडक्ट्स, अब जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट जो है उसकी एंट्री दी, इसलिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है डी रिजर्वेशन। नेक्स्ट, प्राइस डिटरमिनेशन बाय मार्केट फोर्सेस। हां, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट। प्राइस डिटरमिनेशन पहले ये नहीं था भाई, पहले प्राइस डिटरमाइन करने के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। मार्केट फोर्सेस मींस कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, आप आपके हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हो। देयर इज नो एनी बार फ्रॉम गवर्नमेंट, देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप क्यों इतना प्राइस चार्ज करते हो, क्यों ये करते हो। एंटरप्रेन्योर बोलेगा कि मैं इतना रिस्क लेता हूं, I am bearing this much of risk, which is why I am charging the price and consumers are ready to pay. Then what is the problem? You take your tax. Is it clear? Likewise, liberal बहुत कुछ हो गया, जिससे क्या है कि कोई भी आदमी रिस्क लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो क्या सोचेगा कि आफ्टर हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई विल गेट दिस इन्वेस्टमेंट बैक। उस हिसाब से वो प्राइस सेट कर सकेगा। समझ पाया? डिमांड सप्लाई मींस की कंपटीशन मार्केट में कितना है, कंपटीशन में टिकने के लिए क्या कर सकते हो, ये सब पॉइंट यहाँ पे काम होते हैं। देन आफ्टर लास्ट, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी में था, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मींस मशीनरी। पहले क्या था कि लिमिटेड लेवल का मशीनरी ही आप limited level of machinery you can import before 1981, prior to 1981, okay। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुझे अगर एक्सपांशन करना है, ओके, और मैं चाहता हूं कि भाई मुझे पूरे मार्केट में छा जाना है, मुझे इतनी मशीनरी चाहिए, आई कैन इंपोर्ट दैट। मेरे में कैपेसिटी है तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मशीनरी, कैपिटल गुड्स। इज दैट क्लियर? क्योंकि मशीनरी होगी तभी जाके होगा। इसकी वजह से टेक्नोलॉजी पॉलिसी भी चेंज की, जिससे क्या होगा? टेक्नोलॉजी नया आएगा कंट्री में, नए मशीन आएंगे। तो समझ में? सो दिस वाज द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सेक्टर के रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। एंड शेयर करिए, बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड कमेंट्स भी करना। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, प्लीज कमेंट्स करिए टाइम निकाल के, ओके, सो दैट नए वीडियोस जो है वो आते जाएंगे। देखते रहना। थैंक यू वेरी मच।